नमस्कार, मैं पंकज शर्मा एक बार फिर से आप सभी लोगों का एक्सचेंज फॉर मीडिया के इस मंच पर जोरदार स्वागत करता हूं। आज ई फॉर एम वुमेन समिट में हमारा जो पैनल है वो है रिराइटिंग द नैरेटिव द रोल ऑफ जेंडर सेंसिटिव जर्नलिज्म इन शेपिंग एंड मोर इक्विटेबल मीडिया। यानी न्यूज़ रूम में हम जब मीडिया की बात करते हैं तो इसका काम सिर्फ खबरें देना नहीं है, यह समाज की सोच को भी बताता है, नज़रिए को भी बताता है। तो सामान्य से शब्दों में अगर हम ये समझें तो ये देखते हैं कि सिर्फ महिलाओं की भागीदारी और तमाम अन्य जेंडर्स को भी समान रूप से प्रतिनिधित्व मिल पा रहा है अथवा नहीं मिल पा रहा। तो इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। द कलेक्टिव न्यूज़ रूम की को फाउंडर और सीईओ रूपा झा जी। रूपा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया पंकज जी, सबसे पहले एक शब्द आता है सेंसिटिव जर्नलिज्म, जेंडर सेंसिटिव जर्नलिज्म। ये क्या है एक्चुअल में? लोग अभी भी कई लोग नहीं जानते, इंग्लिश वाले बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन हम जैसे लोग हैं या और कई लोग हैं हिंदी भाषी, बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो आखिर ये है क्या, शब्द क्या है, इसकी व्याख्या थोड़ा सा बताएं। पंकज जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। 8 और 9 मार्च को दरअसल हम सब की औरतों की विजिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। शुक्रिया अनुराग इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। जेंडर सेंसिटिव जर्नलिज्म ये एक्चुअली बहुत सारे लोगों को नहीं पता है जी इसलिए आप इसीलिए और मैंने हम कहा। हाँ बिल्कुल हम और आप उसमें जी अकेले नहीं खड़े हैं। दरअसल ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसे आप बिल्कुल सामान सी भाषा में अगर हम समझें तो भाई पूरी दुनिया की आधी आबादी हमारी औरतों की, ठीक। जी तो आधा हक भी हमारा, आधे विजिबिलिटी भी हो, आधे फैसले लेने के तरीके भी हमारे हों, ठीक। तो दरअसल होना तो यही दृष्टिकोण चाहिए, पर चूंकि सालों साल और सदियों से हम एक मर्दाना नज़र और दृष्टिकोण से बाहर अंदर जीवन और अपना प्रोफेशनल लाइफ लीड करते हैं, इसीलिए अब ये एक ख़ास दृष्टिकोण जैसा दिखता है जिसमें हम ऐड करेंगे संवेदनशीलता हो, जिसमें समावेशीपन हो, जिसमें नारीवादी दृष्टिकोण हो। तो जब आप बराबरी के दृष्टिकोण से अपनी पत्रकारिता करते हैं तो उसे आप जेंडर सेंसिटिव जर्नलिज्म का रूप दे सकते हैं। जी। मेरा एक ये सवाल है कि जैसे जेंडर बैलेंस की बात करते हैं न्यूज़ रूम में, जी। तो अभी तक देखा जाता है कि महिलाओं की संख्या कितनी है, सिर्फ इससे जोड़कर देखा जाता है। लेकिन अभी चूंकि नाविका जी ने भी अभी बताया कि भागीदारी अहम फैसलों में कितनी है, क्या की पोस्ट पर हैं, क्या उनकी राय ली जाती है, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? बिल्कुल, और ये बात यहीं से शुरू होती है कि सिर्फ भागीदारी आप यहाँ से तय ना करें कि कितने लोग न्यूज़ रूम में हैं, वो तो एक ज़रूरी छोटा पायदान है। सबसे अहम बात यह है कि ये जेंडर बैलेंस की दिक्कत नहीं है, ये जेंडर लेंस की दिक्कत है। जेंडर लेंस किसे हम कहते हैं ना, अगर आप जेंडर लेंस समझ लें तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप होती चली जाएंगी, आपके जीवन में भी और आप जिस प्रोफेशन में हैं उसमें भी। तो जेंडर लेंस मतलब कि पेट्रियार्की का अपना एक तरीका है ना, प्रतिशतात्मक स्ट्रक्चर का अपना एक ढांचा होता है जो बहुत चालाकी से जेंडर बेस्ड जो भेदभाव है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसको एक तरह से स्थापित करता जाता है। और वो कई बार दिखता नहीं है, वो बिल्कुल नहीं दिखेगा जब तक कि आप सचेत ना हो, आप उसको लेकर के बहुत अलर्ट ना हो। और चूंकि मीडिया इतना बड़ा एक जिसे चौथा स्तंभ हम मानते हैं, जी लेकिन वो समाज का आईना भी और समाज को राह दिखलाने का भी आईना है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मीडिया और मीडिया कर्मी इस बात को समझें और अपने इस एंटीना को इस चेतन अवस्था में इसको समझें और अवचेतन अवस्था में भी समझें। जी तो ये जो जेंडर बैलेंस की बात हम कहते हैं, वो सिर्फ न्यूज़ रूम में लड़कियां हैं कि नहीं हैं उस तक सीमित नहीं रह सकती है। जी उसमें ये है कि आप महिलाओं को किस तरह से कवर करते हैं, आप महिलाओं के मुद्दों को क्या कवर कर रहे हैं। आप क्या ये कह रहे हैं कि महिलाओं का मुद्दा सिर्फ सास बहू और साजिश है? आप किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं? आप क्या सदियों से चली आ रही जो डिक्शनरी है, जिसे अभी भी हम लोग मीडिया कर्मी और हम तो सिर्फ हम 7 बीबीसी की 7 भाषाओं का जो कंटेंट क्रिएशन और पब्लिकेशन है, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। और आप सबने अगर फॉलो किया होगा तो पता होगा कि कलेक्टिव न्यूज़ रूम को बनाने के पीछे उद्देश्य यही था, क्योंकि अब बीबीसी 100% कोई भी विदेशी मीडिया उसको होल्ड नहीं कर सकती। बहरहाल, टू कमिंग टू द पॉइंट, बात यह है कि आप महिलाओं के मुद्दों को सिर्फ महिलाओं के मुद्दों को सास बहू साजिश समझ रहे हैं, या हर मुद्दा स्त्री का मुद्दा है ये समझ रहे हैं। यहाँ भी इस तरह के इंटरवेंशन की ज़रूरत है। तो बराबरी की जब भी हम बात करें तो सिर्फ उसमें अपॉइंटमेंट की बात नहीं है,
दूसरी बड़ी बात जाहिर है कि फैसले लेने के लिए कितनी सारी औरतें मौजूद रहती हैं एक न्यूज़ रूम में, एक संस्थान में, वो तो एक बहुत दूर का सपना है। हम कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो इसके लिए तो हमें किसी डेटा की ज़रूरत भी नहीं है कि कितनी मात्रा में किस प्रतिशत में औरतें हैं मीडिया में जो कि फैसले ले सकती हैं। अभी रॉयटर्स का एक और डेटा आया था जो कि 12 अलग अलग देशों में उन्होंने सर्वे किया था, जिसमें भारत नहीं शामिल है, लेकिन वो बिल्कुल आप रिलेट कर सकते हैं उससे कि वैसी भी संस्थानें जहाँ पर कि एक्चुअली लड़कियाँ ज़्यादा हैं, औरतें ज़्यादा हैं, स्त्रियाँ ज़्यादा हैं न्यूज़ रूम में, वहाँ भी बड़े पोजीशंस पर औरतें नहीं हायर की जाती हैं। यही मैं तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरी बहुत बड़ी चुनौती ये है कि हम औरतों को, स्त्रियों को किस तरह से कवरेज करते हैं। हम क्या अपने न्यूज़ रूम में इस बात के लिए एक नॉन नेगोशिएबल बनाने के लिए तैयार हैं कि हम औरतों को इस तरह से कवर नहीं करेंगे। आप देखिए, जब हिंसा पर खबरें करते हैं, जो कि आम तौर पे मीडिया इसका बहुत बड़ा हम लोग सब भुगतभोगी भी हैं, और वी आर द कल्प्रिट्स एज वेल, और इस हमाम में हम सब नंगे हैं। तो आप जब देखें कि आप जब औरतों से रिलेटेड कहानियाँ करते हैं तो आप ज़्यादातर, आपको लगता है कि स्वास्थ्य से संबंधी खबरें हों, ये करवा चौथ कैसे मन सकता है, आप खूबसूरत कैसे दिख सकती हैं, आप कैसे उम्र दराज ना दिखें, इन सब नुस्खों पर अगर आप सोचें आंख बंद करके, अभी भी ऑडिट करा लें, तो आप तस्वीरों में पाएंगे ज़्यादातर तस्वीरें यंग लड़कियों की दिखेंगी, है ना। उस कहानी में ज़रूरत हो या ना हो औरतों की, लेकिन आप औरतों के क्लीवेज की तस्वीरें लगा करके डिजिटल स्पेस में आप ज़रूर क्लिक बटोर लेते हैं। और जब आप प्रोफेशनल स्पेस की बात करेंगे तो उसमें आपको काम करते हुए मर्दों की तस्वीर दिखेगी। भाषा की बात आप करें, भाषा आप देखिए, अभी भी हम लोग ऑनर किलिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हमने कोशिश ही नहीं की कि हम शब्दावलियों को चेंज करें। क्यों ऑनर किलिंग, किसकी ऑनर की किलिंग की बात हम कर रहे हैं? क्यों नहीं आज मीडिया रूम में हम बैठ करके ये बहस करते हैं कि नहीं, ये शब्द, ये इसका पर्याय ढूंढना होगा जो ज़्यादा जेंडर सेंसिटिव, जो सही हो। तो हम क्यों नहीं उस पर बातचीत करते? नहीं होता, आज भी धड़ल्ले से हम करते हैं ना ऑनर किलिंग शब्द का इस्तेमाल, या बांझ। अब ये बातचीत अगर न्यूज़ रूम में शुरू हो रही है, चूंकि मेरे न्यूज़ रूम में हो रही है इसलिए हम ये कह सकते हैं, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज हमको दिख रहा है। नहीं, अब जैसे अभी आपने कहा महिलाओं के मुद्दों की बात, जी। तो आपको क्या लगता है कि मेन स्ट्रीम में महिलाओं की स्टोरीज को, जो मुद्दों को पर्याप्त रूप से कवर किया जा रहा है, या अदरवाइज वो केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म में, सोशल मीडिया या इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म तक रह गए हैं? नहीं नहीं, कवर नहीं किया जा रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया हो या कोई भी मीडिया हो, बात ये है कि हम महिलाओं को, मुद्दों को कैसे समझते हैं। भैया, स्त्रियां, औरतें का हर मुद्दों में उनकी रुचि है और हर मुद्दा उनका मुद्दा है। आपको ये क्यों लगता है कि राजनीति महिलाओं का मुद्दा नहीं है? आपको ये क्यों लगता है कि इलेक्शन से जो सरकार से जो जवाबदेही है वो महिलाओं का मुद्दा नहीं है? दिक्कत मीडिया ने ये कर दिया है कि जो स्टीरियोटाइपिंग है उसको एक तरह से वी रीइंफोर्स बाय द वे वी कवर विमेन। तो आप सास बहू साजिश का जब स्लॉट करेंगे, सॉरी आई एम टेकिंग दैट नेम क्योंकि वो बार, हमको पता है वो कार्यक्रम का नाम है, पर वो बार बार उस स्टीरियोटाइप को रीइंस्टेट करता है। तो महिलाओं के मुद्दों को जगह नहीं मिलती है, और महिलाओं के मुद्दों को एक खास नज़रिए से देखते हैं, और हम उसको तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो महिलाओं का हर मुद्दा है, महिलाएं हर मुद्दे में इंटरेस्टेड हैं, चाहे वो स्क्रीन के या मीडिया कर्मी के रूप में हो या फिर ऑडियंस के रूप में हो। आप कोशिश तो करके देखें। ये कोशिश हम लोगों ने की है, इसलिए उस कोशिश के बाद के रिजल्ट के बारे में हम आपको बता सकते हैं कि एक्चुअली नीडल हैज़ मूव्ड। इफ़ यू, आप कोशिश इसलिए नहीं करते क्योंकि आप ये सोचना नहीं चाहते भाई महिलाओं के पास कम समय रहता है, महिलाओं के पास 50 काम है। आप सीरिया की कहानी कर रहे हैं या आप इलेक्शन की कहानी कर रहे हैं, आप ज़रा सोचे तो कि इसमें क्या हम किस तरह से करें कि हम महिलाएं इस कहानी को पढ़ने में रुचिकर रहेंगी। हम नहीं सोचते हैं। आप बताएं, हमारा एक इक्विटी प्रोजेक्ट है बीबीसी का, जिसमें 50-50 इसको कहते हैं कि 50, आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें 50% भागीदारी महिलाओं की हो। अब सुनने में, समझने में ये थोड़ा सा लगेगा कि अरे ये कौन सी बड़ी बात है, पर है। आप उसको 2017 से हम लोग कर रहे हैं इसको, कि हम जो कुछ भी करें उसमें कम से कम या तो किरदार महिलाओं का हो, महिलाओं के बारे में कहानी के मुख्य किरदार वो हों, या फिर महिला कंट्रीब्यूटर हो। हम कंट्रीब्यूटर घूम फिर के वही 4-5 मिडिल एज पॉट बेलिड मैन, वी आर वेरी हैप्पी टू हैव them and give them space, right? लेकिन हम कोशिश ही नहीं करते आगे बढ़ के देखने की कि और कौन सी ऐसे स्त्री स्वर हैं जिनको हम ला सकते हैं और उनको अपनी इस कहानी का हिस्सा बना सकते हैं। आप करके देखें। हम दावे के साथ कह रहे हैं क्योंकि हमने ये किया है और हमने फ़र्क देखा है across 42 languages of BBC World Service that how the
not only representation of women changed, but also how women audience number shifted from where we were to where we are in 2024. तो चीज़ें बदलती हैं, आप मौका तो दें और कोशिश तो करें. सवाल हमारे ज़्यादा हैं मुझे लगता है और समय कम है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि जल्दी जल्दी एक दो सवाल क्लब करके ले लिए जाएं. जी. जैसे ना सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म है, महिलाओं को एक आवाज़ उनको देने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है. लेकिन हम देखते हैं कोई अगर महिला इस तरह का वो करती है तो ऑनलाइन जो ट्रोलिंग शुरू हो जाती है. और इसी में हम एक छोटा सा सवाल और ये जोड़ते हैं कि यदि महिला का कोई निजी मान लीजिए कोई महिला का मुद्दा है तो मीडिया उसके निजी मुद्दों को ज़्यादा हाईलाइट करती है, पुरुषों के मामले में ऐसा नहीं होता. ऐसा क्यों? बिल्कुल. इस बिल्कुल, क्योंकि ये सत्तात्मक सोच है ना, ये दिस इज व्हाट पेट्रियार्की इज ऑल अबाउट. आप औरतों को हमेशा एक टिटलेट करने का के वस्तु के रूप में देखते हैं. आप मधुबाला जैसी एक्ट्रेस पे कहानी करते हैं, और ये तो खैर हम किसी और की बात नहीं करेंगे, हम अपने अपने न्यूज़ रूम की बात कर रहे हैं. और हेडलाइन होता है मधुबाला जिसे देखकर शम्मी कपूर खाना खाना भूल गए. क्यों भाई? मधुबाला एक महान अदाकारा थी, आप उस तरह से क्यों नहीं उस पर बात कर रहे हैं? तो ये आपको सूट करता है, और चूंकि ये सदियों से चली आ रही मानसिकता है तो ये बहुत ही आसान है. आप चुनाव में ये कहाँ नहीं देखते हैं, चुनावी दंगल में 5 हसीन चेहरे, और उसमें क्या मर्द कभी क्या हसीन मर्द नहीं है? आपने उन पे देखा है कहानियाँ? नहीं. आपको वो 5 हसीन चेहरे हमेशा महिलाओं के ही देखे जाएंगे. तो हमने ये तय किया हुआ है कि हम जब इस तरह की बातें करेंगे तो उसमें महिलाओं को सामने में रख करके करेंगे. तो ये उसी उस सोच का हिस्सा है. इसको तोड़ना पड़ेगा, और पड़ रहा है और टूट भी रहा है, लेकिन अभी यहाँ जर्नी बहुत आगे की है. अच्छा, मीडिया संस्थानों की अगर बात करें तो जेंडर इक्वलिटी के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए आपकी नज़र में, और यदि आपको मौका मिले तो आप कौन से 3 पॉइंट्स अगर बताएं जो जिन्हें प्रेफरेंस देंगे? बिल्कुल मौका नहीं है मेरे पास, क्योंकि हम बीबीसी हेड ऑफ इंडिया थे पिछले साल तक. उसके बाद कलेक्टिव न्यूज़ रूम हमने बनाया है. आई एम द CEO एंड 2 of us आउट ऑफ 4 आर विमेन. तो ये मौका लिया भी जाता है, क्योंकि ये जो बात है ना, जो कि मेरे सीने में न सही तेरे सीने में हो कहीं भी आग, पर ये आग जलनी चाहिए. अब ये गुंजाइश नहीं है. आग तो हर सीने में जलनी ही पड़ेगी, तभी ये सूरत बदलेगी. और 3 टिप्स की बात आप कर रहे हैं. चलिए ठीक है, 3 टिप्स. एक तो ये टिप मीडिया संस्थानों के लिए कि अगर आप इस मुगालते में है कि नहीं नहीं ये तो कहीं और की दिक्कत है, ये हमारी दिक्कत नहीं है, तो आप भूल जाएं. ये दिक्कत हम सब की है, औरतों की भी है, पुरुषों की भी है. पर हाँ, हम इस विचार से बहुत सहमत नहीं रहते हैं कि औरतें ही औरतों की दुश्मन है. क्योंकि एक्चुअली जब हम पेट्रियार्की को समझेंगे तो हम समझेंगे कि अगर ऐसी औरतें हैं तो वो किस सिस्टम के कारण ऐसी बनी हैं. तो एक तो ये है कि आप उस जो परेशानी है, जो बड़ा चैलेंज है, उसको एक्सेप्ट करें कि इसको ठीक करना है. दूसरा ये कि आप टैंजिबल एक्शन पॉइंट्स लें. बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं, बहुत सारे, जैसे हमने कहा 50-50 हमारा था, कि आप नॉन नेगोशिएबल बना दें. अगर आप किसी संस्थान में आप डिसीजन मेकिंग प्लेस में, तो आपके लिए शायद ये आसान होगा. पर नहीं भी है तो भी आप नॉन नेगोशिएबल बना दें कि नहीं, मैं औरतों के रिप्रेजेंटेशन के लिए 50-50 तो मैं रखूंगी ही, और इसमें कोई कोताही की बात नहीं होगी. और तीसरा कि आप औरतों को कवर कैसे कर रहे हैं. आप जब हम क्यों बार बार आ रहे हैं, कवरेज ऑफ वुमेन इन मीडिया इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. कि आप जब रेप का कवर करते हैं, आप जब वायलेंस अगेंस्ट वुमेन कवर करते हैं, क्यों आपकी तस्वीरें हमेशा ऐसी होती है, कोई हाथ आ रहा है और वो कोई ऐसे करके छिप रही हैं. भाई आपने वो तस्वीरें क्यों नहीं दिखलाई जो वो कह रही है स्टॉप वायलेंस, या जहाँ वो अपने आप को एक स्ट्रेंथ के साथ आगे दिखला रही हैं. आप करके तो देखें, क्योंकि इससे एक अनकॉन्शियस लेवल पर, एक सबकॉन्शियस लेवल पर तब्दीली आती है. और हम लोगों ने बाकायदा अपने न्यूज़रूम में ऐसी तस्वीरों पर बैन लगा दिया है. आप नहीं लगाएंगे ऐसी तस्वीरें कि अगर वायलेंस की कहानी हो तो आप एक ग्राफिक लगा दे जहाँ ऐसे छिप रही औरतें. छिपने की क्या बात है, हमने बैन लगा दिया है. आप ऑनर किलिंग नहीं लिखेंगे, आप लिखें झूठी शान के नाम पर हुई हत्या. आप बांझ शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे. क्या है बांझ, आप नहीं करेंगे इस्तेमाल. तो आप जब इस तरह से शब्दावली पर, चित्रों पर, कहानियों के एंगल पर मजबूती से खड़े नहीं रहेंगे तो चेंज नहीं होगा. लेकिन वो जो हमने कहा कि ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो तब्दीली बहुत मुश्किल नहीं है. नीडल हैज़ मूव्ड एंड नीडल विल श्योरली मूव. जी, चर्चा को विराम देने से पहले एक बहुत छोटा सा सवाल और शॉर्ट में, क्या आपको लगता है कि जेंडर सेंसिटिव रिपोर्टिंग पर कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए पत्रकारों के लिए? बिल्कुल होनी चाहिए. हमारे पास है ना, आप बताएं. जी. बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये इतने हमारे DNA का हिस्सा हो गया है. और उसकी बहुत सारी वजह हैं, उस पर हम लोग अभी बाद में भी चर्चा करें, समय नहीं है. ये ज़रूरी है कि उस सदियों से चले आ रहे किले को भेदने के लिए धीरे धीरे छेनी को तो लगाना पड़ेगा. और सबके पास छेनी नहीं तो उधार लें,
पर कम से कम मांगे तो सही। ये तो ट्रेनिंग का बिल्कुल हिस्सा होना चाहिए। और जब हम आए न्यूज़ रूम में तो जैसे हम ये सिखाते हैं व्हाट इट मीन्स टू बी impartial in journalism, how do you collect your facts, it really is important that we start training people that what it means to cover women, what it means to be gender sensitive, because this is a non-negotiable now. धन्यवाद रूपा जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बहुत कही और शुक्रिया। हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। धन्यवाद एक बार फिर।